नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हाजिर हूं। सुबह 10 बजे का वक्त है। हर रोज मैं आपके सामने 10 बजे सुबह आता हूं, अपने YouTube चैनल के जरिए आपको बताता हूं कि दिल्ली से छपने वाले ये 12-13 अखबारों में ये बंडल मेरे सामने है। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है जिसे किसी अखबार ने खास तौर से छापी है, किस अखबार ने किस खबर को किस एंगल से छापा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे पास अतिरिक्त जानकारी है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आज की बड़ी खबरें क्या है दोस्तों, और उसके साथ मैं आज एक रिपोर्टर की तारीफ करना चाहता हूं। कोरोना कवरेज के मामले में कोरोना को लेकर जिस ढंग से, जिस साफगोई से उस रिपोर्टर की खबर देखी और उसका संवाद देखा, मैं उसका मुरीद हो गया। ये यूपी के एक रीजनल चैनल का रिपोर्टर है। मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा उस रिपोर्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप खबर जान लें जो अखबारों में छपी है, और इसके अतिरिक्त एक जानकारी मैं देने वाला हूं, उसके लिए आप इंतजार करें। कई खबरें हैं, जैसे कोरोना की बेकाबू रफ्तार, चिंता की बात है। दुनिया में अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर के देश बन गए हैं। ब्राज़ील को हम पीछे छोड़ चुके हैं। सेना में बेटियों को बराबरी का हक मिला है, बड़ी खबर है। और एक कहें तो खुश होने वाली खबर है। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में मुरली मनोहर जोशी का विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में बयान हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा मुझे फंसाया गया, मुकरे सभी बारी बारी जैसा मामला है। बाबरी मस्जिद का ढांचा या विवादास्पद ढांचा, जो भी आप कहें, ढांचा ध्वस्त हुआ, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे सब मुकर रहे हैं। उस पूरे मामले के बारे में कुछ खास जानकारी भी दूंगा और एक तस्वीर भी दिखाऊंगा, जो तस्वीर सबूत है कि मुरली मनोहर जोशी भी वहां थे, लेकिन आज कह रहे हैं उन्हें फंसाया गया। तो ये खबर है। उसके अलावा मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम धोखाधड़ी के केस में आया है। एसओजी ने मामला दर्ज किया है। इसके अलावा एक बहुत विचलित करने वाली खबर है कि दिल्ली के कोविड सेंटर में एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश हुई है। रेप हुआ, और जो रेप करने वाला है वो भी कोविड का मरीज था। ये ऐसी बहुत सारी खबरों के साथ शुरू करते हैं अपनी बात। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा दोस्तों, मैं आज एक संवाददाता की तारीफ करना चाहता हूं, और उसके बाद आपको बताऊंगा मुरली मनोहर जोशी की दिखाऊंगा वो तस्वीर, जो मुरली मनोहर जोशी के साथ उमा भारती की तस्वीर है जब वो अयोध्या में थे, जब वो विवादित ढांचा टूट रहा था। और क्या वजह है कि आज मुरली मनोहर जोशी से लेकर आडवाणी तक सब लोग मुकर रहे हैं कि सबको फंसाया गया। तो फंसाया गया तो ये सब वहाँ कर क्या रहे थे, और इनकी कहानियाँ, इनके दस्तावेज, इनकी मौजूदगी के सबूत सब बिखरे पड़े हैं। लेकिन सारे लोग जो उस समय चैंपियन बन रहे थे 92 में, आज अदालत में झूठी गवाही दे रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं और मुकर रहे हैं, जबकि सबूत सामने हैं। चलिए, खैर वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक संवाददाता की मैं तारीफ करना चाहता हूं, और ये रिपोर्टर हैं, इनका नाम है वीरेंद्र। ये रिपोर्टर हैं भारत समाचार के, कोरोना कवरेज कर रहे हैं। कोरोना के मामले में देश का क्या हाल है, बिहार और यूपी का क्या हाल है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस रिपोर्टर ने एक शेर से अपनी बात कही। पहले शेर सुनिए 40 सेकंड का, और उसके बाद उस रिपोर्टर की जुबानी सुनिए कि यूपी में कोरोना केयर का क्या हाल है, हॉस्पिटल का क्या हाल है। उसके बाद बिहार का जिक्र करूंगा। पहले मैं चाहता हूं, सुनिए। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, पर बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। तो हुकूमत की वाहवाही अगर चाहते हो तो अंधेरा है लेकिन उजाला लिखो, और जंग में कत्ल तो सब सिपाही होंगे, मगर सुरखरू जिले इलाही होंगे। सुना आपने? ये रिपोर्टर, एक रिपोर्टर जो वीरेंद्र नाम है इनका, एक शेर उन्होंने कही, हुकूमत की वाहवाही अगर चाहते हो तो अंधेरा है लेकिन उजाला लिखो। ये आज के मीडिया पर कितना बड़ा तंज है, इसको समझिए। एक यूपी के एक चैनल का रिपोर्टर कह रहा है, जंग में कत्ल तो सब सिपाही होंगे लेकिन सुरखरू जिले इलाही होंगे। इस रिपोर्टर को मैं सलाम करता हूं। ऐसे रिपोर्टर अगर होने लगे चैनल में, और जाहिर है इसके लिए ब्रजेश मिश्रा की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो इस चैनल के मुखिया हैं, एडिटर इन चीफ हैं। इस तरह से अगर बुलंद आवाज़ के साथ, अगर बिना डरे बेहिचक ज़मीनी हकीकत बताई जाने लगेगी तो तस्वीर बदलेगी। इसी रिपोर्टर ने, मैं इन्हीं के शब्दों को और मैं दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कोरोना और बाकी चीज़ पर आता हूँ। तो इस रिपोर्टर ने कैसे रिपोर्ट की है और क्या ज़मीनी हकीकत बताई, सुनिए जरा यूपी की।
क्यों घुमाया जाता है इनको? बेड नहीं है। लखनऊ में आज 2138 मरीज हैं कुल। और हरीश जी तो अभी बता रहे थे कि वो 5000 बेड लगी हुई है सब जगह पे। ये बेड सब फुल हो गए। 2138 मरीज अधिकृत तौर पर है और इनके यहाँ बेड नहीं है। 8-10 घंटा एम्बुलेंस में मरीज घूम रहे हैं। इनके सब दावे खोखले हैं। 6 मंत्री लखनऊ से है विजय जी, डिप्टी सीएम से लेके मोहसिन रजा, ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह, तमाम सारे नाम। और ये एको अस्पताल जाके नहीं चेक कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है ये पूछे सीएमओ से कि कितना तुम्हारे पास बेड है, लोगों को बेड क्यों नहीं मिल रहा है। होटल कहते हो लिए हैं, जब आदमी कहता है ले चलो हमें होटल, हम होटल में पैसा दे के रहेंगे, उसको होटल नहीं ले जाते, उसको एरा मेडिकल कॉलेज में ले जाके पटक देते हैं, उसको सरोजनी नगर पटक देते हैं। कल सरोजनी नगर में पटक देते हैं मतलब फेंक देते हैं, फेंक देने न बिजली न पानी न कमरा, कोई मतलब है। कल सरोजनी नगर में खाने को लेके हंगामा हुआ है हज हाउस में। 1000 आदमियों के रहने की वहाँ व्यवस्था का दावा कर। सुना आपने, एक रिपोर्टर हकीकत बता रहा है कि लखनऊ से 6 मंत्री हैं योगी सरकार में, और उसके बाद कोरोना की क्या हालत है, मरीजों की क्या मुश्किल है, क्या त्रासदी है, ये उस रिपोर्टर ने बताया। इसलिए मैं एक बार फिर इस रिपोर्टर को एक बार फिर सलाम करता हूं। दोस्त, आपने जिस ढंग से अपनी बात कही ना, ऐसा ही जिगर, ऐसा ही हौसला, ऐसी ही साफगोई रिपोर्टर्स में होनी चाहिए। अब बात आती है कोरोना की। कोरोना की खबरें तमाम अखबारों में है कि कैसे कोरोना का हाल बेकाबू होता जा रहा है। बिहार से लगातार तस्वीरें आ रही है, सोशल मीडिया पर आप कुछ वीडियो देख पा रहे हैं। अभी एक वीडियो मेरे पास भी आया है कि कैसे एक हॉस्पिटल में एक मरीज ने अपना वीडियो बनाया और उसके 2 दिन बाद उस मरीज की मौत हो गई। बिहार में एम्स के बाहर हंगामा मचा है, एनएमसीएच, पीएमसीएच, हर जगह कैसे मरीजों का बुरा हाल है, इसके वीडियो, इसकी तस्वीरें आ रही है। खबर अगर देखें जो दैनिक भास्कर में है, देश में एक दिन में 50,000 से ज़्यादा मरीज, 1199 मरीजों की मौत। अब हम दुनिया में दूसरे नंबर के मुल्क हो चुके हैं कोरोना के विस्तार के मामले में। दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं न कहीं बहुत डरावनी है। उसी तरह से भास्कर ने छापा है, जून में हर टेस्ट में औसतन 6 मरीज मिल रहे थे, अब 13 मिलने लगे। तमिलनाडु में एक दिन में 532 मौतें, महाराष्ट्र में 3.5 लाख, तो तमिलनाडु में 2 लाख के करीब मरीज, दिल्ली में 1011 नए मामले आए। चलिए, ये सब खबरों के बीच असली चिंता की खबर बिहार से आ रही है। और बिहार की खबर इसलिए, बिहार और यूपी की स्थिति इसने बताई, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है जो इलाज के न्यूनतम इंतजाम होने चाहिए। बिहार से जो रिपोर्टर्स हैं उनकी शिकायत या वो बता रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो दिख रहा है कि ज़मीनी हकीकत बहुत बुरी है। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा, हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मौत हो रही है, हॉस्पिटल के बाहर जमावड़ा है। कल मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री गए थे एनएमसीएच, उनका घेराव किया वार्ड बॉय ने, सैलरी नहीं मिल रही है, और उसके बाद आज तक पर मैंने देखा उनको बचकर भागते हुए, अपने कैमरों से बचकर निकलते हुए गाड़ी में सवार हो गए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी लीड है। कोविड टॉप 30K, रिकॉर्ड स्पाइक ऑफ 750 ऑन थर्सडे, नियरली 95K न्यू केसेज एडेड इन जस्ट 2 डेज। 2 दिन में 95,000 नए केसेज दर्ज हुए हैं। तो कोरोना का हाल बहुत बुरा है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे ये तकलीफ या चिंता या बेचैनी बढ़ने का वक्त है, क्योंकि शायद 1-2 महीने पहले हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये स्थिति आएगी। अब ये देखना है कोरोना में क्या होता है। अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं, मैं अभी नेट पर देख रहा था, अखबारों में जो छपा है उससे थोड़ा बढ़ गया कल रात से अब तक 12,88,000 अभी तक अगर देखें भारत में आंकड़े हैं मरीजों के। 11 लाख अगर अब इसमें देखें 24 घंटे के भीतर ही गुरुवार सुबह तक 45,750 नए मामले मैंने आपको बताया। अब सबसे ज़्यादा जो जाने जा रही महाराष्ट्र और दिल्ली में है, और अब तक करीब 30,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। तो ये तो कोरोना का हाल है दोस्तों, और हर रोज़ आप सरकार की तरफ से देखेंगे तो दावे ही दावे हैं। अब एक खबर कोरोना को लेकर है, उसको ख़त्म करते हुए तब मैं दूसरी खबर पे जाऊंगा, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाकी खबरों पर, और उसका अयोध्या से जुड़ी खबर जिसका मैंने जिक्र किया। जागरण में एक खबर है, अंदर के पेज पर, पेज नंबर 9 पर एक जागरण में खबर है। ये खबर मैंने कहीं देखी नहीं, महज 30 सेकंड में होगी जांच,
और इसमें है कोरोना टेस्टिंग को लेकर देश के कई हिस्सों में से सामने आ रही परेशानियों के बीच इजरायली तकनीक नया कमाल दिखा सकती है। इसका परीक्षण भारत में सफल रहा तो कोरोना संक्रमण का पता 30 सेकेंड में चल जाएगा। अब ये जब होगा तब होगा। अभी मुश्किल यही है कि कोरोना की टेस्टिंग का सबसे बड़ा सवाल है और उसमें बहुत वक्त लगता है। पटना में मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे कुछ रिलेटिव भी थे, 3 दिन में कोरोना का टेस्ट हो रहा है। एक मुश्किल, इसमें भी वही जागरण में वही खबर है कि कोरोना की मुश्किल कैसे 12 लाख से ज़्यादा मरीज हो गए, ये खबर है। उसके बाद जो एक खबर जिसका जिक्र किया, बहुत विचलित करने वाली खबर है कि कोरोना के मरीज लड़की जो माइनर एक कोरोना मरीज थी, एक्सप्रेस ने पहले पेज पर छापा है, माइनर सेक्सुअली असॉल्टेड फिल्म एट कोविड सेंटर इन न्यू दिल्ली। एक माइनर लड़की 14 साल की कोविड सेंटर में थी, कोरोना पॉजिटिव, वॉशरूम जा रही थी। दूसरा एक कोरोना का मरीज जिसकी उम्र 19 साल था, वॉशरूम जाते वक्त इस लड़की को वॉशरूम में इसके साथ रेप किया और तीसरे किसी शख्स ने इसकी फिल्म बनाई, वीडियो शूट किया। उस लड़की ने शिकायत की, लड़की को भी किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। उन 2 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज करके जुडिशियल कस्टडी में ही उन्हें एम्स में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव है, पहले उनका इलाज हो और पहले रिकवर करें तब जेल भेजा जाए। अब ये देखिए, ये मानसिक विकृति कि 14 साल की एक लड़की शिकार हुई कोविड सेंटर में। वो कोविड सेंटर जो राधा स्वामी सत्संग की ज़मीन पर दक्षिण दिल्ली में बना है, सरदार पटेल कोविड सेंटर इसका नाम है। ITBP इसका मैनेजमेंट देखता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो सवाल वहाँ के मैनेजमेंट और प्रबंधन का है कि कैसे एक लड़की कोविड सेंटर में शिकार हो गई, रेप विक्टिम हो गई। तो क्या इंतज़ाम है, इस इंतज़ाम पर सवाल है। और ये अगर ITBP देख रहा था तो ITBP के होते हुए फीमेल के वॉशरूम में कोई मेल चला गया, रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद शिकायत हुई, तब पकड़ा गया, तो ये व्यवस्था का बहुत बड़ा सवाल है और बहुत शर्मनाक भी है। ये एक किस्म की मानसिक विकृति किस हद तक होती है आप देखिए। 14 साल की नाबालिग लड़की ताउम्र अभिशप्त रहेगी कि हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में उसका इलाज चल रहा था और तभी उसके साथ ये वारदात हुई। चलिए, इसके अलावा चीन और बाकी खबरों के साथ एक जो अच्छी खबर है दोस्तों, सारे अखबारों में छपी है, जिसमें नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, जागरण सब ने छापा है कि 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद महिलाओं को सेना में मिलेगा पुरुषों की बराबरी का हक। इसमें कहा गया कि खबर यही है कि महिला अधिकारियों को सभी जो 10 स्ट्रीम है उसमें परमानेंट कमीशन मिलेगा। पुरुष अफसरों को सभी स्ट्रीम में परमानेंट कमीशन आने का विकल्प मिला करता था, महिलाओं को नहीं था। पूरे 14 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। अब महिलाएं हर तरह के विंग में जा सकती है, आर्मी के, डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, ये सब जितने हैं सब में, इंटेलिजेंस कोर, सब में परमानेंट कमीशन मिल पाएगा। ये महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब एक खबर जो शुरू में मैंने बताया, मुरली मनोहर जोशी की जो गवाही हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया गया। ये खबर फिलहाल मुझे अमर उजाला में दिखी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर शायद आप देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर तब की है जब मुरली मनोहर जोशी अयोध्या में थे और वो उनकी मौजूदगी की तस्वीर है उमा भारती के साथ। थोड़ा पसीना है तो बीच में मैं पसीना पोंछ लेता हूँ आपकी इजाज़त के साथ। आपको पता होगा कि अयोध्या मामले की सुनवाई हो रही है और उसमें मुरली मनोहर जोशी की गवाही हुई है। आज वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी की गवाही है। ये खबर है जिसमें उन्होंने कहा पूरा मामला राजनीति से प्रेरित, मुझे फंसाया गया। ये जोशी जी बोल रहे हैं और जोशी जी की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये उमा भारती जी के साथ की तस्वीर है। ये तस्वीर तब की है जब ढांचा ध्वस्त हो गया था और उस समय बीजेपी के और वीएचपी के और बजरंग दल के तमाम नेता अयोध्या में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के सबूत हैं, तस्वीरें हैं। आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में खुद लिखा है और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया, 2 पन्ने मैंने पढ़ा है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ढांचा गिराने में अपनी भूमिका को लेकर सब आनाकानी कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, फंसाया गया, ये बात मुरली मनोहर जोशी भी कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, पूरा मामला आपको बताते हैं। और ये हुआ कब, ये सब तो बच निकलते, लेकिन हुआ ये कि 92 में ढांचा ध्वंस के 25 साल बाद, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि 25 साल बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 2 साल में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही 19 जुलाई 2019 को फिर निर्देश दिया कि पूरे मामले को 9 महीने में फैसला सुनाया जाए। ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ, अखबार से नहीं, थोड़ा मैं बैकग्राउंड निकाला ताकि आपको समझा पाएँ। सीबीआई मामले की जांच कर रही थी और सीबीआई ने चार्जशीट किया। आडवाणी, जोशी,
अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया समेत 12 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र तय किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ही 19 अप्रैल 17 को बाबरी ध्वंस केस में बीजेपी नेताओं पर आपराधिक साजिश का मामला चलाने का फैसला सुनाया था। बहुत चर्चित फैसला था। 20 मई 17 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय किया। अब ये जो सुनवाई हो रही है सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें जोशी जी ने कहा है अपने बयान में निर्दोष हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तस्वीर तब की है जब ढांचा गिर रहा था या गिर चुका था। ढांचा गिरने की तस्वीर आप गूगल सर्च करें, ये भी मिलेगी, और ढांचा गिरने की तस्वीर मिलेगी। तब सब पूरे देश में माहौल बनाया, अडवाणी की रथ यात्रा हुई, सब कुछ हुआ। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम, बच्चा बच्चा राम का कुछ ऐसा भूल रहा हूँ अचानक, अभी बच्चा बच्चा राम का, राम मंदिर के काम का भूल रहा हूँ अभी। चलिए खैर, ये नारा लगा, ये माहौल बना, और उसके बाद आज जब सब फंसे हैं, सबके खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए हैं, सबके फंसने की बारी है, तो मुकरे सभी बारी बारी। जोशी जी ने कहा है, जोशी जी से बयान में कुल 1050 प्रश्न पूछे गए, लेकिन ज़्यादातर मामलों के जवाब में उन्होंने मामले को राजनीति से प्रेरित होना बताया। उन्होंने कहा इससे पहले गवाहों ने झूठे बयान दर्ज कराए, कैसेट आदि जो भी साक्ष्य हैं वो सब अपमिश्रित हैं। उन्होंने कैसेट के साथ छेड़छाड़ करना और एक योजना के तहत विवेचना में शामिल होना बताया। और आज आडवाणी जी का बयान होना है, आडवाणी और सतीश प्रधान के बयान दर्ज होने हैं। अदालत ने 24 जुलाई को आडवाणी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज करने की तारीख तय की है। तो ये सोचिए, ये जो जांबाज नेता हैं, हिंदुत्व के पुरोधा, जो बाबरी ढांचे या विवादास्पद ढांचे जो भी कहें, उसको गिराने के लिए जिन लोगों ने पूरे देश में मुहिम चलाई, आज वहाँ मंदिर की मुहिम कामयाब हुई और प्रधानमंत्री जा रहे हैं। वहाँ जब सुनवाई हो रही है तो आप कहिए कि हाँ आपने गिराया। मैं तो कहूँगा फिर भी बाल ठाकरे ने जिम्मेदारी उस समय ले ली थी कि हमारे शिव सैनिकों ने गिराया, लेकिन ये सब लोग मुकर रहे हैं। तो ये खबर है, इस पर मैं एक अलग से तफसील से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि किसने कब क्या कहा। इसके अलावा पायलट के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि सचिन पायलट के मामले में सचिन पायलट के मामले में आज अदालत में फैसला होना है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया था कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अब एक खबर है, देखिए, जैसा आपने पहले सुना और देखा कि किस तरह से पहले अशोक गहलोत के खिलाफ छापे पड़े। अशोक गहलोत के खिलाफ मतलब अशोक गहलोत के जो दोस्त थे, कारोबारी थे, कांग्रेस नेता थे, और उनके भाई जो थे, उनके कारोबारी जो उनका दुकान, उनका मकान, सब जगह छापे पड़े। अब ये आ रहा है कि जो कल ही आ गई थी खबर, मोदी सरकार के जो मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, उन पर आरोप है कि संजीवनी सोसाइटी धोखाधड़ी मामले में 900 करोड़ की धोखाधड़ी हुई, घोटाले हुए। ये पोंजी स्कीम जैसा होता है कि लोगों से, निवेशकों से पैसा लेते हैं, उनको कई गुना बढ़ाने की बात करते हैं। और उस मामले में एडीजे, जयपुर के एडीजे ने गुरुवार को करीब 1 साल पुराने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव मामले में गजेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ एसओजी को जांच के आदेश दिए हैं। एसओजी कौन है समझ रहे हैं? एसओजी वही जिसने ऑडियो टेप को लेकर सैंपल के लिए पायलट समर्थक नेताओं की तलाश कर रही है, और इसमें गजेंद्र सिंह और उनके परिवार के लोग हैं। और इसमें एक जो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके एमडी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो यहाँ गजेंद्र सिंह के फंसने की बात है, और एक तरफ आप देख रहे होंगे कि अशोक गहलोत के भाई जो उग्रसेन गहलोत हैं, उनके खिलाफ छापे पड़ रहे हैं। ईडी ने कुछ चीज़ें जब्त की है। मुख्यमंत्री के घर के भाई के घर से ईडी ने जब्त किए 4 मोबाइल हार्ड डिस्क। वो खबर इधर है और इनकी खबर इधर है। तो अशोक गहलोत के रिश्तेदार, दोस्त, परिजन या परिचित, उनके यहाँ ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के छापे, और इधर अदालत के फैसले के बाद एसओजी अब जांच करेगी। तो अब ये मामला बराबर जैसा कुछ होने जा रहा है, और ये देखिए क्या होता है। हालांकि शेखावत इस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन जो अभी स्थिति है उसमें फंसने के चांस है, क्योंकि आरोप 900 करोड़ के घोटाले का है, और उसमें घपले घोटाले में जो गरीब लोग हैं उनके पैसे फंसे हैं। ये खबर कई अखबारों में, मैं थोड़ा विस्तार से इस खबर को और बता दूं, उसके बाद इसके कुछ पहलू पर बात करूंगा। शेखावत वाली खबर, हाँ, नवभारत टाइम्स में भी पहले पेज पर है। 900 करोड़ घोटाले में शेखावत की जांच के आदेश इसमें है। इसमें भी वही खबर है
कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया, तब एफआईआर में धन के जिस लेन देन का जिक्र है वो मंत्री की कंपनियों से जुड़ा है। तो ये खबर है। एक खबर कोरोना को लेकर है कि ये थोड़ी आप देखें तो बड़ा फैसला है, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि छोटे गुनाह की बड़ी सज़ा तो नहीं दी जा रही है, लेकिन है कि झारखंड में मास्क न पहनने पर 1 लाख तक का जुर्माना। ये नवभारत टाइम्स में भी खबर है, बाकी अखबारों में भी है कि झारखंड में नए नियमों के मुताबिक अगर सड़क पर, बाजार में, कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई शख्स बगैर मास्क के मिला तो उसे 1 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा और 2 साल की सज़ा हो सकती है। कहने को देखें तो ये बहुत बड़ी सज़ा लगती है, 1 लाख बहुत ज़्यादा है, 5,000 10,000 तक होता, लेकिन खैर चलिए, ये कोरोना का डर और खौफ है कि आप एक बड़ी सज़ा से डराकर शायद कोशिश करते हैं कि इससे लोग डरें, लेकिन लोगों की जिसकी फितरत होती है कायदे कानून को तोड़ने की, वो तोड़ते हैं। चीन को लेकर आज खबर है, भारत को उम्मीद कुछ महीनों में अलग थलग पड़ जाएगा चीन। ये नवभारत टाइम्स की खबर है। अब उम्मीद पर दुनिया कायम है कि स्थिति आ गई। वीर रस की हेडलाइंस, वीर रस के प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे टेलीविज़न पर 15 दिन से। कल भी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि चीन नहीं हट रहा है। चीन पेंगोंग 4 से हटने का चीन ने नाटक ज़रूर किया, ज़मीन से कुछ हटा, लेकिन दरअसल हकीकत वहाँ भी ये है कि पेंगोंग 4 के रिज लाइन पर चीन अभी भी कब्जा किए बैठा है, और 5 से लेकर 8 तक चीन तो है ही। वही एक्सप्रेस की खबर है, आप देख पा रहे हैं, वही खबर एक्सप्रेस में भी है पहले पन्ने पर। चाइनीज डिग इन एट पेंगोंग सो एंड गोगरा, इंडिया सेज मोर टॉक्स सून। भारत बातचीत जारी रखेगा। थोड़ी नरमी के साथ कल भारत के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है, नरमी भी, चेतावनी भी कि चीन पीछे हटे और हम हर हाल में सक्षम है, लेकिन हालत ये है कि चीन के इरादे अभी भी ठीक नहीं है। तो एक ये चीन को लेकर आज टुकड़ों टुकड़ों में कई जगह खबर है। कल मैंने हेडलाइन का जिक्र किया था कि कैसे जब ये बात आती है सरकार की तरफ से और डोवल से बातचीत के बाद और मोदी की को लेह में देखकर चीनी सेना भागी, तो वीर रस की हेडलाइन के बाद आज जैसे हिंदुस्तान की हेडलाइन है, ये पन्ना थोड़ा अलग करने के चक्कर में फट गया। टकराव, एलएसी पर गतिरोध कायम, वादे से मुकरा चीन। ये आज खबर आई है, वादे से मुकरना ही था। चीन उस दिन भी पीछे नहीं हटा था। उस दिन भी कहा गया चीन पीछे जितना हटा नहीं उतना सरकार की तरफ से अखबारों में ये खबर देके कह दी गई कि चीन हट गया और अखबारों ने मान लिया, लेकिन हकीकत ये है कि चीन उस दिन भी पीछे नहीं हटा था। तो ये खबर है कोरोना को लेकर, मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें हैं, वो मैं एक बार आपको देख के बताता हूँ, और साथ में ये बताऊँ दोस्तों कि आप सब लोग जो जहाँ रहते हैं, कोरोना की स्थिति भयानक है। एक सलाह और सुझाव अपनी तरफ, हालांकि आप सब लोग इसके लिए फ़िक्रमंद होंगे और मेरे ख्याल से उपाय भी करते होंगे कि अब वो वक्त है कि बहुत सचेत रहकर एक एक मिनट अपनी दिनचर्या और अपने को, अपने परिजनों को ये समझाने, बुझाने, बताने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी असावधानी और चूक कोरोना के शिकंजे में किसी को भी ले सकता है। यही हेडलाइन हिंदुस्तान टाइम्स की है। इंडियाज़ डेली केसेस नाउ सेकेंड ओनली टू द यूएस, जो मैंने आपको बताया। इसमें भी वही खबर है, 14 साल की लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली में रेप, मिनिस्टर फेसेज प्रोब इन बाड़मेर कोऑपरेटिव केस। ये जो शेखावत साहब वाली खबर है, और शेखावत साहब अब फंसे हैं। हालांकि उसमें अशोक गहलोत ने कल ये भी कहा कि विदेश भेज देंगे अगर फॉरेंसिक की ज़रूरत पड़ी जांच की, और ये जांच के लिए शेखावत क्यों नहीं आ रहे हैं, अपना ऑडियो सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं। वही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, प्रोब शेखावत इन पोंजी स्कीम, और उसी में रेडी टू सेंड ऑडियो क्लिप्स अब्रॉड, ये अशोक गहलोत ने कहा है। और पोंजी स्कीम में अगर फंसे हैं शेखावत और उनकी पत्नी, और ये एसओजी जांच करती है, तो ये मुश्किल और चिंता वाली बात है, क्योंकि कुछ कनेक्शन ऐसा है जिसके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला किया है। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखता हूँ दोस्तों, वक्त भी कम है, और एक बार फिर से उस रिपोर्टर की जिसकी मैंने तारीफ़ की, आप कोशिश करिएगा कि अगर यूपी में हैं तो उस रिपोर्टर की खबरें आप देखा करें। वही खबर मुरली मनोहर जोशी वाली जागरण में भी छपी है, राजनीतिक कारणों से मुझे फंसाया गया, मुरली मनोहर जोशी। और उन्होंने कहा है जोशी जी ने, घटना के वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया। शुक्रवार को इस मामले में डिप्टी पीएम रह चुके आडवाणी के बयान होंगे। अब मौजूद नहीं थे तो ये तस्वीर क्या है, जो तस्वीर फिर दिखा दे रहा हूँ। ये तस्वीर कब की है, जोशी जी को बताना चाहिए। और क्या कर रहे हैं, क्या ये खुशी की तस्वीर नहीं है? लोग कहते हैं कि ढांचा गिरने के बाद इतनी खुश हुई उमा भारती,
और इतने खुश हुए जोशी, उसकी उसी खुशी और उसी उत्साह और जो भी कहें उस वक्त के माहौल का सबूत है कि ये तस्वीर। ये है चीन ने सैनिकों की वापसी का मामला लटकाया, ये पहले से पता था। अब ये सब कह रहे हैं वादे के मुताबिक सैनिकों की वापसी नहीं कर रहा है चीन। मोटे तौर पर ये खबरें हैं। उसके अलावा मैं कई बार मैंने कहा कि कुछ लेख अच्छे कहीं दिखेंगे, वो भी मैं आपको सुझाऊंगा कि अच्छे लेख आप पढ़ा करें। एक लेख आज छपा है हरिवंश का कि अतीत बताता है भारत ने संकट से सबक नहीं लिया। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अच्छा लेख है। और फिलहाल इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखता हूँ आज। हर जगह कोरोना की खबर है कि रिकॉर्ड, एक दिन में रिकॉर्ड नए मामले, मौत, रिकवरी सबसे ज़्यादा। और चलिए, तो फिलहाल आज ये इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, ख़त्म करता हूँ दोस्तों। और फिर मुलाकात होगी, जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर रोज़ सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने आज मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अजीत अंजुम के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी बात आप तक पहुँचेगी। हर सुबह मैं आपके सामने सुबह 10 बजे आता हूँ तमाम तरह की खबरों के साथ। एक बार फिर उस रिपोर्टर को, लखनऊ के उस रिपोर्टर को सलाम भेजता हूँ जिसने इतने शानदार ढंग से एक शेर के ज़रिए अपनी बात कही और ग्राउंड रिपोर्टिंग की। नमस्कार।